हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट टू साइंस पर। मेरा नाम है निकेत और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वीडियो सीरीज जिसमें हम कवर करेंगे बीटेक फर्स्ट ईयर बेसिक इंजीनियरिंग फिजिक्स का बिल्कुल बेसिक टॉपिक, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली है, तो बिल्कुल बिना स्किप करे पूरा एंड तक ज़रूर देखें। देखिए, क्लासिकल फिजिक्स ने वैसे तो हमें बहुत कुछ सिखाया है, न्यूटन के लॉज से लेकर के सैटेलाइट्स के मोशन, प्लैनेट्स के मोशन, एनर्जी, वर्क डन, प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। पर ये सभी चीज़ें जो थी ना, ये हमें सारी अपनी नेचुरली दिखाई दे जाती हैं आंखों से। एनर्जी हो गई, प्रेशर हो गया, ठीक है ना। लेकिन इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझने के बाद साइंटिस्ट को आइडिया आया कि क्यों ना इन सभी चीज़ों को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर रिसर्च किया जाए। माइक्रोस्कोपिक लेवल बोले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, इन सभी लेवल पर, ठीक है। तो जैसे ही इन चीज़ों के रिजल्ट उनके सामने आए ना, तो वो खुद ही चौंक गए और उन रिसर्चेस के जो रिजल्ट्स मिले ना, उसी से क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई। आप ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनको समझाने में क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स या लॉज, जैसे न्यूटन के लॉज और भी ग्रेविटेशन और ढेर सारे लॉज जो थे ना, वो लॉज फेल हो रहे थे। तो फिर कुछ नए लॉज, नई डिस्कवरीज, नए ऑब्जर्वेशंस लिए गए और उन्हीं सबको कंबाइन करके नाम दिया गया है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। फिलहाल हम ये समझते हैं कि ऐसा हुआ कैसे। देखिए, साइंटिस्ट की रिसर्च के दौरान सबसे बड़ा ब्रेकर तब आया जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को लाइट का वेव नेचर सॉल्व नहीं कर पा रहा था। पहले यही माना जाता था कि लाइट के पास सिर्फ वेव नेचर होता है। वेव नेचर मतलब लाइट सिर्फ वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। हम जानते हैं लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साइमल्टेनियस वेरिएशंस के साथ ये ट्रेवल करती है, ठीक है। लेकिन लाइट के इस वेव नेचर ने कई चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन उनमें से एक है, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स किन किन जगहों पर फेल हुई जहां से क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई। सबसे पहला है ब्लैक बॉडी कि भाई, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ब्लैक बॉडी होती क्या है। तो ब्लैक बॉडी कोई भी ऐसी बॉडी होती है जो कि अलग सभी वेवलेंथ्स की लाइट जो होती है ना, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है और उन्हें फिर एक सीक्वेंस में एमिट भी कर देती है। जैसे कि प्रॉपर वेवलेंथ की यहाँ पर, फिर यहाँ पर, उससे कम यहाँ पर, उससे कम यहाँ पर, मतलब एक स्पेक्ट्रम दे देती है, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल्स को देखते हुए ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था भाई, कि जब लाइट के पास वेव नेचर होता है तो फिर ये स्पेक्ट्रम ऐसा अलग अलग कैसे मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद कि जब लाइट किसी मेटल सरफेस पर पड़ती है, किसी टकराती है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिमूव हो जाते हैं, जबकि लाइट तो वेव फॉर्म में होती है, मतलब कंटिन्यूस होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे बाहर जा रहे हैं। तीसरी चीज़ कि जब प्रोटॉन और मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव है और बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो नेगेटिव है, तो फिर ये अट्रैक्ट होकर इलेक्ट्रॉन्स फॉल क्यों नहीं कर जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो यही तीन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ढेर सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक के बाद एक ढेर सारी डिस्कवरीज करी और हमें नए नए रिजल्ट्स दिए, ठीक है। तो इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है मैक्स प्लांक का। सबसे पहले यही आए थे 1900 में। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि भाई ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम है वो वेव नेचर तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, और इन्होंने ही यह बताया था कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है। कि जैसे आप मान के चलें कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि कंटिन्यूस होती है, स्ट्रेट लाइन मतलब कंटिन्यूस, अगर हम उसे बीच में डैश 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 के फॉर्म में बनाते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि लाइट ना हमें दिखती है कंटिन्यूस है, बट ये पार्टिकल नेचर में ट्रैवल करती है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में, और ये पार्टिकल्स अपने साथ एनर्जी कैरी करते हैं। इनकी इक्वेशन भी दी थी मैक्स प्लांक ने, एनर्जी की इक्वेशन, और इन्हें नाम दिया था क्वांटा, ठीक है। इन्हें एनर्जी बंडल बोला गया था, नाम दिया था क्वांटा। इन क्वांटास की जो एनर्जी होती है ये होती है E = h न्यू। न्यू क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी है, और h है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी ये वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसी थ्योरी, प्लैंक्स की ही थ्योरी को आधार मानते हुए 1905 में ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव किया। ये बताया कि भाई लाइट के पास ना पार्टिकल नेचर होता है और जो पार्टिकल्स होते हैं एनर्जी कैरी करते हैं, जो उनको नाम दिया गया फोटॉन्स, ठीक है। उन्होंने बताया क्या था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि जो लाइट किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर मेटल सरफेस पे टकराएगी ना, जो कि मतलब उनको इतनी एनर्जी दे दे कि वो बाहर निकल जाए, तो पार्टिकल नेचर ये कर सकता है, वेव नेचर तो एक्सप्लेन कर नहीं सकता था। आइंस्टीन ने उसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पार्टिकल नेचर के थ्रू डिटेल में
एक्सप्लेन किया, प्रूफ किया, ठीक है, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला आगे चलकर। उनके बाद आए 1923 में साइंटिस्ट लुइस डी ब्रोगली, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि भाई जब आइंस्टीन बोल रहे हैं कि लाइट के वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी है, मतलब वेव के पास पार्टिकल नेचर भी है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि पार्टिकल के पास भी वेव नेचर हो। तो उन्होंने एक नई थ्योरी प्रपोज करी कि भाई हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सारे जो भी पार्टिकल्स हैं उनके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, जिसकी वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। एच है प्लैंक्स कांस्टेंट और पी है मोमेंटम, ठीक है। इसके बाद वैसे तो दो अलग अलग साइंटिस्ट आए, हाइजेनबर्ग एंड मैक्स बॉर्न। मैक्स बॉर्न ने क्या बताया, देखिए मैं बताता हूँ आपको। मैक्स बॉर्न ने हमें बताया कि किसी भी पार्टिकल की ना हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हैं किसी भी टाइम पर, हम केवल एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं उस पार्टिकल की कि वो किस रीजन में हो सकता है, ठीक है। ये हमारा साई क्या होता है, वेव फंक्शन होता है, जिसके मॉड का स्क्वायर करते हैं हम बेसिकली जो मैटर वेव्स होती है ना उन्हें इसी फंक्शन के टर्म्स में समझते हैं, इसी की वैल्यू वेराई होने से वेव बनती है, ठीक है। इसी के मॉड के स्क्वायर से हमें पता चलता है कि उस पार्टिकल के किस जोन में होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और इसी को हाइजेनबर्ग ने अपने शब्दों में बताया कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं पता लगाया जा सकता है। यदि आप एक सेकंड पर किसी एक मोमेंट पर पोजीशन पता कर रहे हैं तो आप मोमेंटम नहीं निकाल सकते हैं एग्जैक्ट, ये दोनों एक साथ निकालना संभव नहीं है, ठीक है। इसके बाद आए इरविन श्रोडिंगर, जिन्होंने भाई शानदार श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन दी, जिनसे हम इन मैटर वेव्स को बहुत ही डिटेल में समझ पाते हैं। बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, इस वीडियो में तो उसमें ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है। अगर वो चाहिए हो तो आपको कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और भी कोई टॉपिक इनमें से डिटेल में समझ रहा हो तो आप ज़रूर बता सकते हैं। आई थिंक वीडियो इतना इंटरेस्टिंग तो लग रहा होगा कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है। इन्होंने ही वेव इक्वेशन दी थी कि भाई किस तरह से पार्टिकल्स वेव आपस में रिलेटेड है। इसके बाद एक नहीं दो साइंटिस्ट आए, डेविसन एंड जर्मर, ईयर 1927 में, जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स के पास भी एक वेव नेचर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी एक वेव एसोसिएटेड होती है, जो कि लुइस डी ब्रोगली ने पहले ही बता दिया था कि भाई हर पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड है। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है, पार्टिकल ही तो है, तो उसके पास भी एक वेव होगी। बस इन दोनों साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली उस चीज़ को प्रूव करके दिखाया। उस समय में ये बड़ी बात थी, ठीक है। तो हमने अपनी आज की वीडियो में कवर किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, मतलब एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, पार्टिकल्स के पास ऐसी इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इस मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सकें, ठीक है। हर लाइट नहीं कर सकती, एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी अगर उसके पास है तो ही वो कर सकती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है हम समझ गए हैं कि भाई ब्लैक बॉडी क्या होती है, जो कि किसी भी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व कर ले और फिर उन्हें सीक्वेंस में एमिट करे, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट, इसके बारे में अभी हम डिटेल में आगे समझेंगे, अभी मैं इस वीडियो में नहीं बिल्कुल इंक्लूड कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स की ही हेल्प से हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिटेल में समझ पाए। यही तो है माइक्रोस्कोपिक लेवल की पढ़ाई भाई, कि आप एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल्स यहाँ नहीं समझा पा रहे थे। तो ऑब्वियसली ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक एप्लीकेशन कहलाया। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई जो सेमीकंडक्टर्स है ना, लेजर्स है, सेमीकंडक्टर्स है, ये भी क्वांटम मैकेनिक्स का ही यूज़ करते हैं, मतलब इन पर क्वांटम मैकेनिक्स के रूल पर ही बेस्ड है। क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के अंदर भी हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाना, तो ये सारी पढ़ाई भी तो क्वांटम मैकेनिक्स के ही अंदर आती है। लेजर्स में भी हम यही पढ़ते हैं कि भाई ट्यूब के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और लाइट बन रही है, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर में तो नाम ही हुआ है भाई, क्वांटम छिपा ही हुआ है, तो वो क्वांटम मैकेनिक्स पर ही बेस्ड होगा। हेल्प अंडरस्टैंड मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या है, इन्हीं सब की तो हेल्प से बनते हैं, सेमीकंडक्टर्स की हेल्प से। तो ये एप्लीकेशंस हो गए क्वांटम मैकेनिक्स के, ठीक है। तो आई होप आपको इस सारा वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है। की पॉइंट्स हम रिवाइज कर लेते हैं कि भाई पार्टिकल्स वेव की तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं, और एनर्जी वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी रखती है। एनर्जी कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है, पार्टिकल फॉर्म में ट्रेवल करती है। किसी भी पार्टिकल की, मतलब मैटर वेव्स में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन एंड मोमेंटम बताना संभव नहीं है एक ही मोमेंट पर, ठीक है, अलग अलग बता सकते हैं। अब श्रोडिंगर इक्वेशंस ही वो इक्वेशंस हैं जो कि मैटर वेव्स की डिटेल्ड स्टडी, मतलब पार्टिकल एज वेव्स की डिटेल्ड स्टडी हमें समझाती हैं, ठीक है। इन्हीं इक्वेशंस की हेल्प से हम समझते हैं। जिस प्रकार से न्यूटन ने दी थी भाई लॉज ऑफ मोशन के लिए इक्वेशन, वैसे ही यहाँ पर है।
ठीक है। वेव फंक्शन टेल्स वेयर द पार्टिकल माइट बी फाउंड, ये वेव फंक्शन जो हमने देखा था साई, ठीक है, यही हमें बताता है कि पार्टिकल की कहाँ मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना है, जो कि हमें मैक्स बोर्न ने बताया था, ठीक है। अंत में एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि भाई लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी के पास वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में हमें सिर्फ यही चीज़ डिटेल में पढ़नी है, यही दोहराते रहना है कि लाइट के पास दोनों नेचर होते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स में हम सिर्फ पार्टिकल नेचर को ही डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि वेव नेचर तो हमने क्लासिकल में बहुत पढ़ लिया 11th-12th में, ठीक है। तो भाई वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। आई होप वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस को रेगुलर देखने के लिए, इनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।